कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स की तरह सोचना कैसा होता होगा? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और सीखेंगे कि कैसे कोई भी अपने अंदर के उस मास्टरमाइंड को जगा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सब शर्लॉक होम्स बन सकते हैं? मतलब क्या वाकई ये मुमकिन है कि छोटी छोटी डिटेल्स को देखकर बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा ली जाएं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। बस अपने दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। चलिए, इस बात को समझने के लिए होम्स के एक बहुत ही दिलचस्प केस में चलते हैं। कहानी है द रेड स्कल मिस्ट्री की, एक ऐसा केस जिसने पूरे लंदन में सनसनी फैला दी थी। तो होता यूं है कि एक शाम होम्स और वॉटसन के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर सामने एक बहुत ही घबराई हुई महिला खड़ी थी, मिसेस मार्टिन। उनकी आवाज कांप रही थी और वो मुश्किल से बस इतना ही बोल पाईं कि उनके पति का कत्ल हो गया है। और सुराग के नाम पर क्या मिला? लाश के पास छोड़ा गया एक अजीब सा लाल खोपड़ी का निशान। सोचिए, एक ऐसा केस जिसमें पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। तो जिस केस को पुलिस एक बंद गली समझकर छोड़ चुकी थी, होम्स के लिए वो एक मजेदार पहेली थी। और यहीं से हमें उनके दिमाग के काम करने का वो अनोखा तरीका देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं, होम्स ने इस उलझे हुए केस को आखिर सुलझाया कैसे। होम्स ने सबसे पहले उस लाल खोपड़ी के निशान को ध्यान से देखा। उसे देखकर ही वो समझ गए कि ये निशान इतनी सफाई से बनाया गया है कि ये किसी छोटे मोटे अपराधी का काम तो हो ही नहीं सकता। बस इसी एक सुराग के धागे को पकड़कर वो पहुंच गए लंदन के अमीर लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी तक, जिसका नाम था द रेड स्कल। होम्स का दिमाग दौड़ा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि मिस्टर मार्टिन भी इसी सोसाइटी का हिस्सा रहे होंगे और शायद उन्होंने कोई गद्दारी की जिसकी सजा उन्हें मौत मिली। इसके बाद तो होम्स का प्लान और भी शानदार था। उन्होंने मिस्टर मार्टिन के अंतिम संस्कार पर एक जाल बिछाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि असली कातिल वहां जरूर आएंगे। और हुआ भी वही। होम्स ने वहीं सबके सामने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होम्स ने ऐसा क्या अलग किया जो पुलिस नहीं कर पाई? उनकी कामयाबी का सबसे पहला और सबसे बड़ा राज छिपा है देखने और ऑब्जर्व करने के बीच के फर्क में। और यही उनके सोचने के तरीके की असली बुनियाद है। होम्स का ये एक मशहूर कोट है जो उनकी पूरी फिलॉसफी को बस एक लाइन में समझा देता है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम दुनिया को बस देखते हैं, लेकिन होम्स वो उसे गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो फर्क है ना, देखने और ऑब्जर्व करने का, ये बहुत बड़ा है। देखना मतलब बस ऊपर ऊपर से नजर डालना। ये एक पैसिव एक्शन है जिसमें हम ज्यादातर डिटेल्स मिस कर जाते हैं। लेकिन ऑब्जर्व करना बिल्कुल अलग है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें दिमाग लगाकर हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान दिया जाता है। और सच कहूं तो यही वो फर्क है जो एक आम इंसान और एक मास्टरमाइंड के बीच होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो फेमस सीढ़ियों वाला टेस्ट। एक बार होम्स ने अपने दोस्त वॉटसन से पूछा, वॉटसन, हमारे घर की सीढ़ियों में कितने स्टेप्स हैं? अब वॉटसन दिन में सैकड़ों बार उन सीढ़ियों से चढ़ते उतरते थे, पर उन्हें जवाब नहीं पता था। तब होम्स ने बताया, 17 सीढ़ियां हैं। फर्क बस इतना है कि तुम सिर्फ देखते हो और मैं ऑब्जर्व करता हूं। तो सवाल ये है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को कैसे शार्प कर सकते हैं। कुछ आसान तरीके हैं। पहला, जब भी किसी नई जगह पर जाएं तो वहां के रंग, टेक्सचर, साइज और माहौल पर एक्टिवली ध्यान दें। दूसरा, जब किसी से बात करें तो सिर्फ उनके शब्दों को न सुनें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस को भी पढ़ें। तीसरा, एक मज़ेदार काम करें, मेमोरी गेम्स खेलें। जैसे किसी कमरे में जाकर हर चीज़ को ध्यान से देखें, फिर बाहर आकर लिस्ट बनाएं कि क्या क्या था। और चौथा, अपनी रोज की जिंदगी में छोटी छोटी अजीब या गलत चीज़ों को स्पॉट करने की आदत डालें। ये आपके दिमाग की बेहतरीन एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना तो सीख लिया, मतलब जानकारी इकट्ठा करना आ गया। पर सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी का करना क्या है? यहीं पर आता है होम्स का दूसरा कमाल का आइडिया, अपने दिमागी स्टोर रूम, या जिसे वो ब्रेन एटिक कहते थे, उसे हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना।
मारिया कोनिकोवा, जिन्होंने होम्स की सोच पर एक किताब लिखी है मास्टरमाइंड, वो बताती हैं कि होम्स अपने दिमाग को एक एटिक की तरह मानते थे। सोचिए, एक स्टोर रूम जिसमें जगह तो लिमिटेड है, तो अगर उसे असरदार बनाना है तो उसे ऑर्गेनाइज्ड रखना होगा और फालतू के कबाड़ से दूर रखना होगा, है ना? सोचकर देखिए, अगर आपका स्टोर रूम फालतू की चीजों से ठसाठस भरा हो तो क्या जरूरत पड़ने पर कोई काम की चीज मिलेगी? कभी नहीं। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसमें बेकार की जानकारी भरी हो तो हमारी सोचने की स्पीड धीमी हो जाती है। लेकिन अगर हमारा ब्रेन एटिक साफ सुथरा और व्यवस्थित हो तो उसमें सिर्फ काम की जानकारी होगी। हमारी सोच तेज और सटीक होगी और सही जानकारी चुटकियों में मिल जाएगी। तो अपने ब्रेन एटिक को कैसे ऑर्गेनाइज करें? कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहला, बहुत सिलेक्टिव बने कि क्या सीखते हैं। हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमेशा काम की और जरूरी जानकारी को प्रायोरिटी दें। तीसरा, टाइम पर अपने दिमाग से फालतू का डेटा डिलीट करते रहें। और चौथा, जो जरूरी जानकारी है उसे समय समय पर रिवाइज करते रहें ताकि वो याद रहे। अच्छा, तो अभी तक हमने लॉजिक की बात की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, पर होम्स की सोच का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है क्रिएटिविटी। जी हाँ, रचनात्मकता। तो क्या लगता है, किसी भी गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या सिर्फ लॉजिक काफी है? होम्स का जवाब था नहीं। वो सिखाते हैं कि फैक्ट्स जितने जरूरी हैं उतनी ही जरूरी है कल्पना की उड़ान। होम्स की एक सुपर पावर थी विजुअलाइजेशन। वो किसी भी केस में सिर्फ फैक्ट्स के भरोसे नहीं बैठते थे, बल्कि वो अपने दिमाग में ही अलग-अलग सिचुएशन को, अलग-अलग संभावनाओं को प्ले करके देखते थे, और इसी से उन्हें वो रास्ते मिल जाते थे जहां कोरा लॉजिक कभी नहीं पहुंच सकता था। हम सब अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? किसी भी प्रॉब्लम को अलग-अलग एंगल से देखने की कोशिश करें। नए आइडियाज के लिए माइंड मैपिंग जैसी टेक्निक्स यूज करें। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। और सबसे जरूरी, हमेशा खुद से ये सवाल पूछें, क्या होगा अगर? ये एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल देगा। चलिए, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल नियम पर, और वो है अपनी भावनाओं पर काबू पाना, क्योंकि साफ और अनबायस सोच के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा, होम्स जब भी कोई केस सॉल्व करते थे तो अपनी भावनाओं को साइड में रख देते थे। ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है ना, यही उन्हें बिना किसी पर्सनल बायस के बिल्कुल साफ और ऑब्जेक्टिव नतीजों तक पहुंचाता था। क्योंकि सोचिए, डर, गुस्सा या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ये सारी फीलिंग्स हमारी लॉजिकल सोच पर पर्दा डाल सकती हैं। होम्स का ये जो शांत और लॉजिकल रहने का तरीका है, ये एक बहुत पुरानी फिलॉसफी स्टोइसिज्म से काफी मिलता जुलता है। इसका एक सीधा सा नियम है, अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन पर एनर्जी वेस्ट मत करो। और यही अप्रोच थी जो होम्स को हर मुश्किल सिचुएशन में शांत और फोकस्ड रखती थी। तो आज हमने एक डिटेक्टिव की तरह ऑब्जर्व करना, सोचना और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखा। ये सारी टेक्निक्स अब हमारे पास हैं। तो अब सोचिए, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को सुलझाने के लिए होम्स की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब और कहीं नहीं, सिर्फ आपके अंदर ही है।